जय हिंद। जीएस स्टडी ए60 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 के लिए महत्वपूर्ण क्लास। और यूपी ट्रिपल एससी पेट की हमारी 36वीं क्लास होगी, यानी 36 होगी, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट में क्या पढ़ेंगे, मौर्य वंश। वो भी मौर्य वंश में क्या पढ़ेंगे, तो मौर्य वंश में मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। तो जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास में आप लोग बने रहिए और ध्यान से क्लास को सुनते चलिए, देखते चलिए। क्या, ध्यान से क्लास को सुनते चलिए, देखते चलिए, ठीक ना। और जब तक आप लोगों का एग्जाम क्रैक नहीं हो जाता तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही एग्जाम क्रैक कीजिएगा आके अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों, आज की मोटिवेशन के साथ इस क्लास को हम लोग शुरू करेंगे। आज का मोटिवेशन है, अभी तक धूप में जला हूँ, अब छाँव देखूंगा मैं। अभी तक धूप में जला हूँ, अब छाँव देखूंगा मैं। नंगे पाँव ही सही। क्या दोस्तों, नंगे पाँव ही सही, मंजिल पर पहुँचने पर अपने पाँव देखूंगा। तो दोस्तों, इसी मोटिवेशन के साथ आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और पढ़ते हैं मौर्य वंश में मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था को, ठीक ना। तो क्या पढ़ेंगे, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था को। तो पहले हम हेडिंग डालेंगे मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था। क्या हेडिंग डालेंगे, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था, ठीक ना। मौर्यकालीन ना, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था, ठीक। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था ना, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था, ठीक। तो मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था को हम पढ़ेंगे तो इसमें वर्तमान की अर्थव्यवस्था से इसको जोड़कर हम पढ़ेंगे। क्या, जब मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था को हम लोग पढ़ेंगे तो इसको वर्तमान की अर्थव्यवस्था से हम लोग जोड़कर पढ़ेंगे, ठीक ना। तो वर्तमान अर्थव्यवस्था, अब क्या हम पढ़ेंगे इसमें, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में इसको वर्तमान की अर्थव्यवस्था से जोड़कर पढ़ेंगे ना। तो वर्तमान अर्थव्यवस्था क्या हेडिंग हो जाएगी, वर्तमान अर्थव्यवस्था, ठीक ना। वर्तमान अर्थव्यवस्था, ठीक। वर्तमान अर्थव्यवस्था, ठीक ना। वर्तमान अर्थव्यवस्था। तो जब वर्तमान अर्थव्यवस्था को हम लोग देखेंगे तो इस समय वर्तमान अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, तो वर्तमान अर्थव्यवस्था को बांटा गया है 3 क्षेत्र में, ठीक ना। इसमें से 3 क्षेत्र कौन कौन से है, तो एक क्षेत्र है कौन, प्राथमिक क्षेत्र। इसमें से क्या है, प्राथमिक क्षेत्र, ठीक ना। प्राथमिक, ठीक। प्राथमिक क्षेत्र, ठीक ना। प्राथमिक क्षेत्र। इसमें दूसरा क्या है, तो इसको दूसरा को हम लोग क्या कहते हैं, तो दूसरे को कहेंगे द्वितीयक क्षेत्र। क्या कहेंगे, द्वितीयक, ठीक ना। द्वितीयक क्षेत्र, ठीक। द्वितीयक क्षेत्र हो गया। और इसके बाद ये तीसरा क्या है इसमें, तो इसको तीसरे को हम लोग कहेंगे, वर्तमान अर्थव्यवस्था से जोड़ेंगे तो तीसरे को कहेंगे तृतीय क्षेत्र। क्या कहेंगे, तृतीय क्षेत्र ना, तृतीय क्षेत्र, ठीक। तृतीय क्षेत्र। तो इन 3 क्षेत्रों को हम लोग वर्तमान के अर्थव्यवस्था से जोड़ के पढ़ेंगे। अच्छा, ये जो प्राथमिक क्षेत्र है इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, तो इसको कह सकते हैं कृषि क्षेत्र। क्या कह सकते हैं, इसको कहेंगे कृषि क्षेत्र ना, कृषि क्षेत्र, ठीक। कृषि क्षेत्र ना, इसको कहेंगे कृषि क्षेत्र, ठीक। अच्छा, द्वितीय क्षेत्र को हम लोग क्या कह सकते हैं, तो इसको कह सकते हैं, क्या, इसको कह सकते हैं द्वितीय क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र ना। उद्योग ना, उद्योग, कारखानों में जो उद्योग होता है उसको कह सकते हैं इसको। तो इसको द्वितीय क्षेत्र में क्या कहेंगे, उद्योग क्षेत्र ना, उद्योग क्षेत्र, ठीक। अच्छा, इस तृतीय क्षेत्र को हम लोग क्या कह सकते हैं, तो तृतीय क्षेत्र को कह सकते हैं सेवा क्षेत्र ना। क्या कह सकते हैं, सेवा क्षेत्र, ठीक ना, सेवा क्षेत्र। तो इन 3 क्षेत्रों को अब आगे हम क्या करेंगे इसमें, कि जब हम वर्तमान अर्थव्यवस्था से इसको जोड़कर पढ़ेंगे तो इसमें मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था से जोड़कर देखेंगे कि क्या वर्तमान में जो अर्थव्यवस्थाएं चल रही है, क्या मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में भी ऐसी व्यवस्थाएं थी। इसको हम वर्तमान अर्थव्यवस्था को अब मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था से जोड़ेंगे। क्या उस समय भी ऐसी व्यवस्थाएं चल रही थी, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। तो पहले इसमें हम लोग शुरू करेंगे क्या, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र से। इसमें हम अब हेडिंग डालेंगे कृषि क्षेत्र ना। तो हम पहले नंबर देखिए, ये पहला नंबर है, यह दूसरा नंबर है,
ठीक ना, और यह तीसरा नंबर है। इन तीनों को आगे की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र किसको कहते हैं, द्वितीयक क्षेत्र किसको कहते हैं, तृतीयक क्षेत्र किसको कहते हैं। इन तीनों को मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था से जोड़कर हम लोग देखेंगे कि कैसी उस समय की व्यवस्थाएं थी। तो इस कृषि क्षेत्र से हम लोग शुरू करेंगे, ठीक ना। तो कृषि क्षेत्र यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे, क्या, कृषि क्षेत्र, ठीक ना, कृषि 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 क्षेत्र, ठीक, कृषि क्षेत्र। अब कृषि क्षेत्र हेडिंग डाल दिए, तो इस कृषि क्षेत्र को जब हम पढ़ेंगे तो इसमें क्या क्या पढ़ना है पहले तो ये जानिए। इस कृषि क्षेत्र में हमको क्या क्या पढ़ना है, पहले इसको हम जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या हमको पढ़ना है, ठीक ना। तो पहले इसको देखिए क्या क्या इसमें पढ़ना है। कृषि क्षेत्र जब हम पढ़ेंगे तो पहले कृषि क्षेत्र में यह जान लेते हैं कि इस कृषि क्षेत्र में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो पहले नंबर पर तो हमको कृषि क्षेत्र में क्या पढ़ना पड़ेगा, तो पहले नंबर पर हमको पढ़ना पड़ेगा कृषि का स्वरूप। क्या पढ़ना पड़ेगा इसमें, कृषि, इसमें क्या पढ़ना पड़ेगा हमको, कृषि का स्वरूप, मतलब कृषि कैसे होती थी ना, उसका स्वरूप क्या क्या था, ठीक ना। तो कृषि का स्वरूप, ठीक, स्वरूप ना, स्वरूप, कृषि का स्वरूप पढ़ेंगे। फिर इसमें दूसरा क्या पढ़ेंगे कृषि क्षेत्र में, तो इसमें दूसरा हम लोग पढ़ेंगे भूमि का अधिकार ना, मतलब मौर्य काल में भूमि का अधिकार किसको किसको था, ठीक ना, भूमि का अधिकार, ठीक ना, भूमि का अधिकार, भूमि का अधिकार। इसके साथ ही हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके साथ ही हम लोग पढ़ेंगे इसमें क्या, भूमि के प्रकार। इसी के साथ क्या पढ़ेंगे, भूमि के मतलब किस तरह की भूमि होती थी ना, भूमि उपजाऊ होती थी, बंजर होती थी, किस तरह की होती थी। तो भूमि के प्रकार भी इसी में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, भूमि के प्रकार, ठीक ना, भूमि के प्रकार। अब देखिए दो चीज जान गए, कृषि का स्वरूप, भूमि का अधिकार है, और भूमि के प्रकार। एक चीज और इसमें पढ़ेंगे, वो क्या पढ़ेंगे, तो इसमें पढ़ेंगे अनाजों के प्रकार। मतलब कि उस समय अनाजों के अनाजों के प्रकार। अनाजों के प्रकार का मतलब यहाँ पे क्या है कि उस समय के अनाज किस तरह से उगाए जाते थे, ठीक ना, उस समय अनाज जो थे वो किस तरह से उगाए जाते थे, कौन कौन अनाज थे, तो उस अनाजों के प्रकार को हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद इसमें और क्या हम लोग पढ़ेंगे कृषि क्षेत्र में, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसमें पढ़ेंगे सिंचाई के साधन। उस समय खेतों की सिंचाई या फसलों की सिंचाई कैसे होती थी, तो सिंचाई के साधन क्या थे, ठीक ना, सिंचाई के साधन, इसको हम लोग पढ़ेंगे। उसमें सिंचाई कैसे होती थी, साधन क्या था मौर्य काल में, ठीक ना। और इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे अनाज का संरक्षण। इसमें और क्या पढ़ेंगे, अनाज का संरक्षण ना, इसी में हम क्या पढ़ेंगे, अनाज ना, अनाज का संरक्षण ना, अनाज का संरक्षण। और इसी में क्या पढ़ेंगे, इसी में साथ ही पढ़ेंगे अनाज का संग्रहण, मतलब कि अनाज को कैसे रखा जाता था, कहाँ रखा जाता था। तो इसका मतलब ये हुआ संग्रहण का, अनाज का संग्रहण, मौर्य काल में अनाज को कैसे रखा जाता था, इसको भी हम लोग जानेंगे। साथ ही इसमें और क्या हम लोग जानेंगे, तो इसी में हम लोग जानेंगे क्या, इसी में जानेंगे कि कृषि के यंत्र ना, इसी में क्या हम लोग जानेंगे, कृषि के यंत्र। क्या जानेंगे, कृषि के यंत्र जानेंगे, ठीक ना। इसी में क्या जानेंगे, कृषि के यंत्र ना, कृषि के यंत्र मतलब कृषि के यंत्र क्या क्या थे ना, किस तरह से कृषि की जाती थी, जैसे फावड़ा हुआ, कुदाल हुआ, हल हुआ। तो कृषि के यंत्रों को हम लोग जानेंगे, ठीक ना। यहाँ पे इसका मतलब कृषि के यंत्रों का मतलब यही है। इसके आगे हम लोग जानेंगे क्या, कृषि का स्वरूप। तो हम कृषि का स्वरूप हेडिंग डालेंगे यहाँ पर, कृषि का स्वरूप क्या था, ठीक। तो कृषि के स्वरूप ना, कृषि के स्वरूप हम लोग हेडिंग डाल देंगे कि कृषि के स्वरूप ना, तो कृषि के स्वरूप हेडिंग डालेंगे यहाँ पे। तो मतलब कृषि किस तरह की थी उस समय की ना। तो मौर्य काल में अब देखेंगे कृषि के स्वरूप कैसे थे, ठीक ना। तो कृषि के स्वरूप ना, कृषि का स्वरूप डालिए हेडिंग, कृषि का स्वरूप ना, कृषि का स्वरूप, ठीक, कृषि का स्वरूप। तो उस समय कृषि कैसी होती थी, तो इसका मतलब हुआ कि कृषि कैसी होती थी, तो उस समय कृषि जो होती थी मिश्रित होती थी। कैसी कृषि होती थी, मिश्रित ना, मिश्रित कृषि होती थी, ठीक है। मिश्रित कृषि किसको कहेंगे, तो मिश्रित कृषि उसे कहेंगे जिस कृषि में
जिस मतलब कि मिश्रित कृषि उसे कहते हैं कि जिसमें कृषि, ठीक ना, कृषि के साथ साथ अगर पशुपालन भी हो रहा हो, कृषि के साथ साथ अगर पशुपालन हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, कृषि, मिश्रित कृषि कहेंगे, ठीक ना। तो कृषि का स्वरूप यही था, मिश्रित कृषि उस समय मौर्य काल में हो रही थी। अच्छा, पशुपालन जो है, तो मौर्य काल में पशु पालने वालों को क्या कहा जाता था, तो मौर्य काल में जो पशु पालते थे उनको क्या कहा जाता था, तो उनको कहा जाता था क्या, गोपालक। क्या कहा जाता था, गोपालक ना, क्या कहा जाता था, गोपालक कहा जाता था, ठीक, गोपालक कहा जाता था। अच्छा, अब इसके आगे हम लोग जान लेंगे क्या, इसके आगे हम लोग जहाँ पढ़ेंगे देखेंगे कि मौर्य काल में भूमि कितने प्रकार की थी ना, भूमि कितने प्रकार की थी। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि भूमि कितने प्रकार की थी, मौर्य काल में भूमि कितने प्रकार की थी। तो भूमि को देख लेते हैं कि भूमि कितने प्रकार की थी, भूमियों पर अधिकार किसका था, ठीक ना। तो भूमि के प्रकार, या भूमि यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिए, ठीक ना, भूमि, ठीक। तो भूमि जब हम पढ़ेंगे इसमें, तो इस पे किन दो लोगों का अधिकार था, एक राजकीय, किसका, एक राजकीय, इसमें दो भूमियाँ होती थी। भूमियाँ कैसी होती थी, तो इसमें भूमियाँ होती थी दो तरह की, ठीक ना। एक भूमि होती थी कौन, राजकीय भूमि, कौन सी होती थी, राजकीय भूमि, ठीक ना, राजकीय भूमि, ठीक, राजकीय भूमि। और एक भूमि कौन सी होती थी, तो एक होती थी कौन, एक भूमि होती थी किसान की भूमि। कौन सी भूमि, किसान ना, किसान की भूमि, ठीक ना, किसान की भूमि, ठीक। ये दो तरह की उस समय भूमियाँ होती थी। अच्छा, जो राजकीय भूमि होती थी यह राजा के अधीन होती थी। जो ये राजकीय भूमि होती थी ना, यह किसके अधीन होती थी, तो यह राजा के अधीन होती थी ना। राजकीय भूमि जो थी यह राजा ना, राजा के अधीन न, राजा के अधीन होती थी, ठीक, राजा के अधीन होती थी। लेकिन जो राजकीय भूमि है उसको कहा क्या जाता था, तो राजकीय भूमि को इसको कहा क्या जाता था, जो ये राजकीय भूमि है ये तो राजा के अधीन होती थी, मतलब राजा इसका देख रेख करता था। और इस राजकीय भूमि को कहा क्या जाता था, तो इसको कहा जाता था क्या, इसको कहा जाता था सीता। क्या कहा जाता था मौर्य काल में, तो इसको कहा जाता था सीता, ठीक ना। अच्छा, इसका प्रमुख अधिकारी जो होता था उसको क्या कहा जाता था, राजकीय भूमि को तो सीता कहा जाता था, लेकिन इसका जो प्रमुख अधिकारी होता था उसको क्या कहा जाता था, तो उसको कहा जाता था सीता अध्यक्ष। क्या कहा जाता था, सीता अध्यक्ष कहा जाता था, ठीक ना। क्या कहा जाता था, सीता अध्यक्ष कहा जाता था, ठीक। अच्छा, इस भूमि पर कार्य करते कौन थे, राजकीय भूमि पर जो लोग कार्य करते थे वो कार्य कौन करते थे, तो राजकीय भूमि पर ना, राजकीय भूमि पर कार्य करने वाले कौन लोग थे, तो राजकीय भूमि पर जो कार्य करते थे वर्कर वो कौन लोग थे, तो राजकीय भूमि पर कार्य करने वाले लोग जो थे, तो इसमें एक था कौन, बंदी, कौन, बंदी, ठीक ना, बंदी, ठीक, बंदी कार्य करते थे। और इसमें कौन कार्य करता था, तो इसमें कार्य करता था कौन, दास। इसमें कौन कार्य करते थे, दास ना, दास, इसमें दास कार्य करते थे। और कौन इसमें कार्य करता था, तो इसमें एक कार्य करता था कौन, कृषक ना, कौन, कृषक, ठीक, कृषक। और इसके साथ ही कौन इसमें कार्य करता था कृषक के साथ, तो इसमें कार्य करता था कौन, श्रमिक ना, श्रमिक। तो मौर्य काल में इतने लोग कार्य करते थे इसमें, ठीक ना, कितने, बंदी, दास, कृषक और श्रमिक। और इनको जोड़ने का काम कौन किया था, तो इनको सबको जोड़ने का काम किया था कौन, सबसे पहले मौर्य काल में इनको बंदियों को, दासों को, कृषकों को, श्रमिकों को काम देने वाला कौन था, तो जोड़ने वाले थे अशोक, ठीक ना। कौन थे, अशोक थे, ठीक ना, मौर्य काल में अशोक थे। अच्छा, एक बात यहाँ से और जान लीजिए, जो ये राजकीय भूमि है, तो राजकीय भूमि पर कृषि करने के लिए सबसे पहले इसकी पैमाइश होती थी, ठीक ना। राजकीय भूमि पर कृषि करने से पहले इस भूमि की क्या होती थी, पैमाइश होती थी, ठीक ना, पैमाइश ना, पैमाइश, इसकी पैमाइश होती थी, ठीक ना। पहले इसकी पैमाइश की जाती थी तब इस पर कृषि होती थी। तो इस पैमाइश करने
वाला जो अधिकारी होता था उसको क्या कहा जाता था मौर्य वंश में? तो उसको कहा जाता था रज्जुक ना। क्या कहा जाता था? रज्जुक कहा जाता था, ठीक ना। रज्जुक, रज्जुक कहा जाता था। और यहाँ पर एक बात और जान लीजिए कि देखिए, राजकीय भूमि पर एक बात यहाँ पर और जानिए आप, इसको यहाँ पर देखिए, नोट कर रहा हूँ, ठीक ना। राजकीय भूमि ना, राजकीय भूमि को ही पूरा खत्म करिए पहले। तो राजकीय भूमि पर कर की दर कितनी थी ना? तो राजकीय भूमि पर, राजकीय ना, राजकीय भूमि पर कर की दर ना, कर की दर। तो राजकीय भूमि पर कर की दर कितनी थी? तो राजकीय भूमि पर कर की दर थी कितनी? राजकीय भूमि पर कर की दर थी 1/6। कितनी थी? 1/6। लेकिन एक जगह लुम्बनी जो था, लुम्बनी ना, लुम्बनी में जो थी कर की दर, वो कितनी थी? लुम्बनी में कर की दर, तो लुम्बनी में जो कर की दर थी वो कितनी थी? तो लुम्बनी में कर की दर थी कितनी? तो लुम्बनी में कर की दर थी 1/8। कितनी थी? 1/8। इसको 1/8 किसने किया? तो अशोक ने किया, ठीक ना। किसने किया? अशोक ने किया। कब किया? अपने शासनकाल के 20वें वर्ष किया। 20वें वर्ष ना, 20वें वर्ष किया। वहाँ पे जब वो लुम्बनी गए थे अशोक, तो उस समय उनको कहा जाता है कि अशोक बौद्ध अवलंबी शासक थे। और वहाँ पे जाने के बाद इसी कारण से वो क्या किए, और वहाँ पे लुम्बनी में जो था, लुम्बनी वर्तमान में कहाँ पड़ता है? तो लुम्बनी वर्तमान में नेपाल में पड़ता है। वहीं पर बुद्ध जी का जन्म हुआ था। इसी कारण से अशोक ने यहाँ की कर की दर कितनी कर दी? 1/8 कर दी, ठीक ना। अच्छा, एक बात यहाँ से और जान लीजिए कि जो ये मेगस्थनीज थे, मेगस्थनीज ना, मेगस्थनीज, तो मेगस्थनीज जो हैं एक कर की दर कितनी बताते हैं? तो मेगस्थनीज के अनुसार कर की दर कितनी थी? तो मेगस्थनीज के अनुसार 1/4 थी, ठीक ना। मेगस्थनीज कर की दर कितना बताते हैं? तो मेगस्थनीज कर की दर बताते हैं 1/4, ठीक ना। अच्छा, अब इसमें जान लीजिए किसान की भूमि। किसान की भूमि जो थी, इसमें एक दो तरह की भूमि होती थी, ठीक ना। किसान की भूमि में एक भूमि इसमें होती थी जिसमें किसान राज्य को क्या करता था? राज्य को कर देता था, ठीक ना। किसान क्या करता था? राज्य को कर देता था, ठीक, कर देता था, ठीक ना। लेकिन कुछ ऐसी भूमि थी जो भूमि कर से मुक्त थी, ठीक ना। कुछ ऐसी भूमि थी जिसमें किसानों को कर से मुक्ति मिली थी, मतलब किसान उस पर कर नहीं देते थे। इसको क्या कहा जाता था कि ऐसी भूमि को क्या कहा जाता है? भूमि कर से मुक्त ना, भूमि कर मुक्त ना, भूमि कर मुक्त ना, तो उसको क्या कहा जाता था? भूमि कर मुक्त भूमि कहा जाता था, ठीक ना। अच्छा, ऐसी जो भूमियाँ थी उनको कहा क्या गया था? तो ऐसी भूमियों को कहा गया था क्या? ऐसी जो भूमि जो कर से मुक्त थी, वो ऐसी भूमि को क्या कहा गया? तो ऐसी भूमि को कहा गया था क्या? उद्बलिक भूमि। क्या कहा गया था मौर्य काल में? उद्बलिक ना, उद्बलिक भूमि। ऐसी भूमि को क्या कहा गया? तो उद्बलिक भूमि, ठीक ना। साथ ही इस पर और क्या कहा गया? इसको इसके साथ ही क्या कहा गया? उद्बलिक भूमि तो कहा गया, जो भूमियां कर से मुक्त थी उनको उद्बलिक भूमि कहा गया, लेकिन साथ ही इनको और क्या कहा गया? यानी कि परिहार भूमि या उद्बलिक भूमि या परिहार भूमि ना, परिहार भूमि ना, क्या कहा गया? परिहार भूमि, ठीक ना। अच्छा, इसमें एक और बात आपको देखने को मिलेगी, जो किसान की भूमि थी, इसमें क्या होता था कि इसमें किसान ना क्या करता था? किसान क्या करता था कि अपना बैल ना, अपना हल और अपना बीज जो था वो कौन लेकर आता था?
तो बीज लेकर आता था किसान ना। इतने चीज़ों कौन लेकर आता था? अपना बैल, अपना हल, अपना बीज, इसको लेकर आते कौन थे? तो इसको लेकर आते थे किसान। लेकिन जो ये राज्य की भूमि थी इसमें क्या होता था? तो राज्य की भूमि में राज्य का ही क्या था? राज्य का ही मतलब कि राज्य का ही क्या होता था? राज्य का ही बैल होता था। राज्य का ही बैल ना, राज्य का ही बैल था और राज्य का ही हल था और राज्य का ही बीज था। ठीक ना? क्या था? राज्य का ही बीज था। तो इतना सब कुछ था। ठीक ना? किसका? ये राज्य का था। ठीक ना? अब इसके आगे हम लोग जान लेते हैं क्या। लेकिन एक बात और यहाँ पे आप लोग जान लीजिए कि यहाँ पे तो देखिए राज्य की जो भूमि है, एक तो राज्य की भूमि है, एक किसान की भूमि है। तो जो भूमि थी इस पे कुछ, इस किसान की भूमि पर भी कुछ राज्यों का अधिकार होता था। तो राज्य की भूमि पर तो होता ही था। राज्य की भूमि पर राज्य का अधिकार तो होता ही था, लेकिन कुछ किसान की भूमि ऐसी थी जिसपे राज्य का अधिकार होता था। लेकिन आप लोग ये बात ध्यान में रखिएगा कि मौर्य काल में कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो सिर्फ राज्य की नियंत्रण में ही रहते थे ना। कुछ ऐसे क्षेत्र थे उस पर किसी का नियंत्रण नहीं होता था। तो वो सिर्फ किसका नियंत्रण होता था? राज्य का ही नियंत्रण होता था। ठीक ना? तो वो कौन कौन से क्षेत्र थे उसको हम जान लेते हैं जो राजकीय नियंत्रण में आते थे। तो राजकीय नियंत्रण में आने वाले क्षेत्रों को जान लेते हैं। राजकीय ना, राजकीय नियंत्रण ना, राजकीय नियंत्रण। ठीक, राजकीय नियंत्रण। तो राजकीय जो नियंत्रण है इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते थे? तो इसमें आता था क्या? एक आता था खनिज क्षेत्र ना। क्या आता था इसमें? एक आता था खनिज 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 क्षेत्र। ठीक ना? खनिज क्षेत्र। ठीक, इसके अलावा और क्या इसमें आता था जो राज्य के अधीन होता था? तो एक आता था जंगल क्षेत्र। क्या आता था? जंगल ना, जंगल क्षेत्र। ठीक ना? जंगल क्षेत्र के साथ और क्या राजकीय नियंत्रण में आता था? तो इसके अलावा और आता था क्या? हथियार निर्माण आता था। क्या आता था? हथियार ना, हथियार निर्माण। क्या आता था? हथियार निर्माण। ये जो कौन था? ये राजकीय नियंत्रण में था। ठीक ना? इसके बाद हथियार निर्माण के बाद और कौन आता था राजकीय नियंत्रण में मौर्य काल में? तो आता था क्या? कौन सा आता था? शराब निर्माण ना। उस समय शराब का भी निर्माण होता था। शराब ना, शराब निर्माण। ठीक, शराब निर्माण। ठीक ना? इसके बाद और राजकीय नियंत्रण में क्या आता था मौर्य काल में? तो इसके बाद आता था जहाज रानी निर्माण। क्या आता था? जहाज ना, जहाज निर्माण ना, जहाज रानी। यहाँ पे जहाज रानी निर्माण होगा। जहाज रानी निर्माण ना, जहाज रानी निर्माण। ठीक ना? जहाज रानी निर्माण। इसके बाद और कौन सा क्षेत्र था जो राजकीय नियंत्रण में था? तो राजकीय नियंत्रण में एक था नमक। क्या था? नमक ना। तो इतने जो क्षेत्र थे राजकीय नियंत्रण में आते थे। कौन कौन? तो खनिज क्षेत्र आता था, जंगल क्षेत्र आता था, हथियार निर्माण, शराब निर्माण, जहाज रानी निर्माण। ठीक ना? नमक। तो इन सब क्षेत्रों में किसका नियंत्रण था? तो इन सब क्षेत्रों में राज्य का ही नियंत्रण था। ठीक ना? अब इसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या? कृषि यंत्र और फसल पद्धति। क्या पढ़ेंगे? कृषि यंत्र और फसल पद्धति। ठीक ना? तो कृषि यंत्र। ठीक, कृषि यंत्र ना, कृषि यंत्र। ठीक, कृषि यंत्र। इसके बाद इसमें और हम लोग क्या पढ़ेंगे? कृषि यंत्र के साथ साथ हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? फसल पद्धति पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसमें? फसल पद्धति। ठीक है ना? फसल पद्धति। तो इन सब चीज़ों को इसमें हम लोग जान लेते हैं। कृषि यंत्र क्या क्या थे? तो कृषि यंत्र में क्या थे? तो कृषि यंत्र में एक था हल। मौर्य काल में हल का उपयोग होने लगा था। उसके बाद और कौन सा था? फाल ना, फाल कौन होता है? तो फाल जो होता है, हल जो बैलों का हल होता है उस हल के आगे लगाया जाता है, उसको क्या बोला जाता है? फाल। एक होता है कुदाल ना, कुदाल। ठीक, कुदाल। इसके बाद और कौन सा इसमें निर्माण उपयोग होने लगा था कृषि यंत्र का मौर्य काल में? तो एक उपयोग होता था फावड़ा का। किसका? फावड़ा का ना। ठीक है ना? फावड़ा का। तो इन सब चीज़ों का उपयोग उस समय
होने लगा था, ठीक ना। अच्छा, इसमें ये जान लीजिए कि जो यह फसल पद्धति थी तो उस समय फसल पद्धति क्या थी, तो उस समय फसल पद्धति को क्या थी, तो दो थी, ठीक ना। तो एक फसल, कौटिल्य कहते हैं कि वर्ष में कितनी फसलें थी, कौटिल्य के अनुसार, कौटिल्य ना, कौटिल्य, तो कौटिल्य के अनुसार वर्ष में कितनी बार फसलें उगाई जाती थी, तो वर्ष में, कौटिल्य के अनुसार वर्ष में तीन फसल, तीन फसल उगाई जाती थी, ठीक ना। उगाई जाती थी, ठीक ना। लेकिन मेगास्थनीज कहते हैं कि वर्ष में 2 फसल उगाई जाती थी। मेगास्थनीज क्या कहते हैं, कौटिल्य कहते हैं कि वर्ष में 3 फसल उगाई जाती थी, लेकिन जो मेगास्थनीज है, मेगास्थनीज ना, मेगास्थनीज, तो मेगास्थनीज क्या कहते हैं, तो मेगास्थनीज कहते हैं कि वर्ष में 2 फसल ना, वर्ष में 2 फसल ना, 2 फसल उगाई जाती थी, ठीक ना। कितनी फसल उगाई जाती थी, तो 2 फसल उगाई जाती थी। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इनका कहने का मतलब है कि वर्षा ऋतु में बस फसल उगाई जाती थी, ठीक। और इनका कहना का मतलब ये हुआ कि मौसम के हिसाब से बता रहे हैं कि मौसम के हिसाब से फसल उगाई जाती थी। लेकिन अधिकतम प्रमाण आपको देखने को मिलेगा मौर्य वंश में कि कितने फसलें वर्ष में उगाई जाती थी, तो अधिकतम प्रमाण आपको देखने में मिलेगा कि 3 फसल उगाई जाती थी, ठीक ना। मेगास्थनीज जो कहते हैं कि 2 फसल उगाई जाती है, ये भी बात सत्य है, लेकिन इनका प्रमाण देखने को बहुत कम मिलता है, ठीक ना। देखिए यहाँ पे एक बार और देख लीजिए, फसल पद्धति में क्या होगा कि फसल पद्धति में कौटिल्य कहते हैं कि वर्ष में 3 फसल उगाई जाएगी ना, उगाई जाती थी। और फसल पद्धति में मेगास्थनीज कहते हैं, मेगास्थनीज के अनुसार कि वर्ष में 2 फसल उगाई जाती थी। इनका कहने का मतलब था कि वर्ष के आधार पर फसल उगाई जाती थी, और इनके कहने का मतलब है कि मौसम के हिसाब से फसल उगाई जाती थी। तो लेकिन जो कौटिल्य कहते हैं कि 3 फसल उगाई जाती थी, यह बात अधिकतम आपको मौर्य काल में देखने को सत्य मिलेगा, ठीक ना। लेकिन कुछ जगहों पर प्रमाण इनका मेगास्थनीज का इनके अपेक्षा कौटिल्य के कम मिलता है, ठीक। अब इसके आगे हम लोग जान लेते हैं कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में देखने को मिलेगा भी कि जो फसल थी वो वर्षा पर निर्भर होती थी, ठीक ना। जो कौटिल्य के अनुसार अर्थशास्त्र में यह हमें देखने को मिलेगा कि फसल वर्ष में क्या, फसल जो थी वर्ष में क्या थी, वह कौटिल्य ना, कौटिल्य क्या पढ़ रहे थे हम लोग, कौटिल्य, ठीक ना। कौटिल्य के अर्थशास्त्र, कौटिल्य ना, कौटिल्य इस तरह समझिए इसको, कौटिल्य के अर्थशास्त्र, ठीक। कौटिल्य के अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र ना, अर्थशास्त्र में हमको देखने को मिलेगा ना, देखने को मिलेगा कि जो फसल वर्षा पर निर्भर होती थी उन्हें क्या कहते थे। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो देखने को हमको मिलेगा कि जो फसल वर्षा पर निर्भर थी, वर्षा पर निर्भर ना, वर्षा पर निर्भर फसल, तो जो वर्षा पर निर्भर फसल थी उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो उसको कहा जाता था अदेय मात्रक। क्या कहा गया, अदेय नहीं होगा, अदेव मात्रक ना, अदेव मात्रक, ठीक। अदेव मात्रक कहा गया था, ठीक ना। क्या कहा गया था, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हमको देखने को मिलेगा कि वर्षा पर जो निर्भर फसल होती थी उसको क्या कहा गया, अदेव मात्रक कहा गया, ठीक ना। इतना क्लियर हो गया। लेकिन मौर्य काल में एक बात और यहाँ से जान लीजिए कि मौर्य काल में जो वित्तीय वर्ष शुरू होता था, वित्त वर्ष ना, वित्त वर्ष, तो मौर्य काल में जो वित्त वर्ष शुरू होता था तो वो कब शुरू होता था, तो शुरू होता था आषाढ़ के महीने में। किस महीने में, आषाढ़ ना, आषाढ़ महीने में। आषाढ़ महीने का मतलब क्या हुआ कि जुलाई का महीना, ठीक ना, जुलाई का महीना, ठीक ना, जुलाई का महीना, ठीक ना, जुलाई का महीना। अच्छा, मौर्य काल में एक बात और आपको देखने को मिलेगी कि मौर्य काल, ठीक ना, मौर्य काल में ही क्या हो गया था, तो मौर्य काल में ही जनगणना, ठीक ना, जनगणना शुरू हो गई थी। क्या हुई थी, मौर्य काल में ही जनगणना शुरू हो
गई, शुरू हो गई थी, ठीक ना। मौर्य काल में क्या थी, मौर्य काल में जनगणना जो थी वो शुरू हो गई थी, ठीक ना। अच्छा, अब हम देखेंगे क्या कि कौन कौन सी फसल उत्पादन के की जाती थी मौर्य काल में। अब देखेंगे हम लोग कि कौन कौन सी फसल जो थी वो क्या की जाती थी, उगाई जाती थी, ठीक ना। तो उस समय कौन कौन सी फसल उगाई जाती थी, उत्पादन कौन कौन सी फसल की जाती थी। तो उस समय जो उत्पादन की जाती थी फसल, तो मुख्य ना प्रमुख फसल उस समय कौन थी, तो उस समय जो प्रमुख फसल थी कौन, उस समय की मौर्य काल में प्रमुख फसल ना प्रमुख 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 फसल क्या थी मौर्य काल में। तो प्रमुख फसल जो थी वह क्या थी, तो प्रमुख फसल थी क्या, चावल ना, चावल क्या थी, चावल थी, ठीक ना। अच्छा, चावल के साथ साथ और कौन कौन सी फसलें उगाई जाती थी उस समय, तो उत्पादन की जाती थी, तो उस समय गेहूँ, ठीक ना, गेहूँ, गेहूँ, ठीक। इसके साथ साथ और कौन सी फसल थी, चना, चना, ठीक ना, चना, चना के साथ साथ कौन सी फसल थी, गन्ना, ठीक, गन्ना, गन्ना के साथ साथ और कौन फसल थी उगाई जाती थी, तो तिल, ठीक ना, तिल। और कौन सी फसल थी, तो सरसों, ठीक, सरसों, सरसों के साथ साथ और कौन सी फसल उगाई जाती थी, तो मूंग मसूर ना, मूंग, मूंग मसूर ना, मसूर। तो ये सारी फसलें क्या थी, और भी कई फसलें थी, तो ये सारी फसलें मौर्य काल में उगाई जाती थी, जिसमें प्रमुख फसल कौन थी, तो प्रमुख फसल चावल थी, ठीक ना। अच्छा, चावल की वृद्धि का मुख्य कारण यह भी था कि चावल की जो थी, ये चावल प्रमुख फसल थी तो सबसे ज़्यादा उगती थी ना, तो इसका मुख्य वजह यह था कि इसकी रोपाई होने लगी थी। क्या हुई थी, चावल की रोपाई ना, चावल की रोपाई होने लगी थी। इसके पहले तो छिटुआ पद्धति से धान उगाया जाता था, लेकिन जब फिर चावल की रोपाई होने लगी तो ये बहुत ज़्यादा उगने लगा, इसलिए इसको प्रमुख फसल में रखा गया, किसको, चावल को, ठीक ना। जब चावल को मुख्य भोजन बन गया, तो चावल जब मुख्य भोजन बन गया तो उस समय हुआ क्या कि इसके माड़ से ना, चावल के माड़ से क्या, चावल के माड़ से क्या हुआ कि चावल के माड़ से महिलाओं की प्रजननशीलता बढ़ गई। क्या हुई, महिलाओं की प्रजननशीलता बढ़ी, माड़ से इसके क्या हुआ, महिलाओं, महिलाओं, महिलाओं न, महिलाओं की प्रजनन, प्रजनन न, प्रजननशीलता, प्रजननशीलता में क्या हुआ, प्रजननशीलता वृद्धि हुई, चाहे प्रजननशीलता बढ़ी, ठीक। अच्छा, जब प्रजननशीलता बढ़ी तब क्या हुआ, तो प्रजननशीलता जब बढ़ी तो जनसंख्या में वृद्धि हुई। क्या हुआ, प्रजननशीलता जब बढ़ी तो क्या हुआ कि जनसंख्या में वृद्धि हुई, ठीक ना, जनसंख्या। तो जनसंख्या में क्या हुआ, तो जनसंख्या में वृद्धि हुआ, ठीक ना, जनसंख्या में क्या हुआ, तो जनसंख्या में वृद्धि हुई। अच्छा, जब जनसंख्या में वृद्धि हुई तब क्या हुआ, तो जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण क्या हुआ, तो जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण दो काम हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, जनसंख्या में जब वृद्धि हुई तो एक तो इससे लाभ ये हुआ कि एक लाभ इससे ये हुआ कि एक बड़े बाजार का निर्माण हो गया। क्या हुआ, एक बड़े बाजार का निर्माण हुआ, ठीक, निर्माण हुआ ना, बड़े बाजार का निर्माण हुआ। और एक क्या काम हुआ इसमें, तो एक काम इसमें हुआ कि श्रमिक जो था, श्रम मतलब जो मजदूर थे, श्रम था, श्रम सस्ता हो गया, ठीक है ना, श्रम सस्ता हुआ। जब श्रम सस्ता हुआ, ठीक ना, जब श्रम सस्ता हुआ और क्या हुआ, श्रम सस्ता हुआ और एक बड़े बाजार का निर्माण हुआ, तब क्या हुआ कि अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो गई। क्या हुई, अर्थव्यवस्था में इनसे क्या हुआ कि एक बड़े बाजार का जब निर्माण हुआ तो अर्थव्यवस्था में क्या हुआ, अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई, ठीक ना, अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई। इससे लाभ किसका हुआ, तो इससे लाभ हुआ राज्य का, ठीक ना, किसका, राज्य क्या या राजा का, ठीक ना, लाभ हो गया, ठीक ना, यही इससे हुआ।
मौर्य काल में फसल जो थी, प्रमुख फसल थी वो कौन सी थी? तो मौर्य काल में जो प्रमुख फसल थी वो चावल थी, ठीक ना। चावल के साथ साथ क्या उगाया जाता था? तो गेहूं, चना, गन्ना, तिल, सरसों, मूंग, मसूर, इन सब चीज़ों को उगाया जाता था। चावल जो प्रमुख फसल थी, इसके प्रमुख होने का वजह क्या था? कि इसकी रोपाई होने लगी। जब इसकी रोपाई होने लगी तो बहुत उत्पादन होने लगा। जब बहुत उत्पादन होने लगा तो इससे क्या हुआ? इस चावल से माड़ निकला। इस माड़ से क्या हुआ कि महिलाओं की प्रजननशीलता बढ़ गई, ठीक ना। महिलाओं की क्या हुई? प्रजननशीलता बढ़ी। जब महिलाओं की प्रजननशीलता बढ़ी तो इससे क्या हुआ कि जनसंख्या में वृद्धि हुई। जब जनसंख्या में वृद्धि हुई तो हुआ क्या कि श्रम सस्ता हो गया और एक बड़े बाजार का निर्माण हुआ। जब एक बड़े बाजार का निर्माण हुआ और श्रम सस्ता हुआ तब क्या हुआ? अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई। जब अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई तो इससे लाभ किसका हुआ? राज्य का हुआ, ठीक ना। अच्छा, अब इसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसके आगे हम देखेंगे कि मौर्य काल में सिंचाई पद्धति क्या थी। इसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे कि मौर्य काल में सिंचाई पद्धति क्या थी, ठीक ना। देख लेते हैं कि मौर्य काल में सिंचाई पद्धति क्या थी। तो सिंचाई पद्धति ना, मौर्य काल में मौर्य काल में सिंचाई पद्धति, ठीक ना। मौर्य काल में सिंचाई पद्धति, तो मौर्य काल में सिंचाई पद्धति क्या थी? तो मौर्य काल में सिंचाई पद्धति को कौटिल्य क्या कहते हैं? तो कहते हैं कौटिल्य की सेतु का। क्या कहा कौटिल्य ने? सिंचाई पद्धति को कौटिल्य ने क्या कहा? कौटिल्य ने सिंचाई पद्धति को क्या कहा? तो सिंचाई पद्धति को कहा श्वेतवधु। क्या कहा? श्वेतवधु। मौर्य काल में कौटिल्य ने सेतुबद्ध क्या कहा? सेतुबद्ध का किसने कहा? कौटिल्य ने कहा। अच्छा, इस कौटिल्य जो है, ठीक ना, कौटिल्य क्या क्या बताएं कि कौन कौन सिंचाई की पद्धति थी? तो एक पद्धति है बताएं कृत्रिम पद्धति बताएं। और एक पद्धति को क्या बताएं? तो एक पद्धति इसमें थी क्या? प्राकृत ना। क्या थी? प्राकृत, ठीक, प्राकृत। अच्छा, कृत्रिम पद्धति जो थी ये कृत्रिम, तो इससे कहाँ से सिंचाई होती थी? कृत्रिम पद्धति से। तो इसकी सिंचाई कहाँ से होती थी? तो इसकी सिंचाई होती थी सुदर्शन झील से। कहाँ से होती थी? सुदर्शन झील ना, सुदर्शन झील, ठीक, सुदर्शन झील, ठीक ना। अच्छा, सुदर्शन झील है कहाँ पे? तो सुदर्शन झील है कहाँ पे? सुदर्शन झील है गिरनार पर्वत पर, या गिरनार पहाड़ी कहिए, गिरनार पर्वत ना। कहाँ पर है सुदर्शन झील? तो गिरनार पर्वत पर, ठीक। अच्छा, गिरनार पर्वत पर तो है, लेकिन इसका निर्माण किसने करवाया था? सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो सुदर्शन झील का निर्माण करवाने वाले कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक ना। और इसका उल्लेख आपको देखने को कहाँ मिलेगा? सुदर्शन झील का उल्लेख आपको देखने को कहाँ मिलेगा? तो ये देखने को मिलेगा, इसका उल्लेख जूनागढ़ अभिलेख में। कहाँ मिलेगा? जूनागढ़ अभिलेख। इसका कहाँ मिलेगा? जूनागढ़ अभिलेख में। इसका उल्लेख कहाँ मिलेगा सुदर्शन झील का? तो जूनागढ़ अभिलेख में मिलेगा। कहा जाता है कि अशोक ने अपने मौर्य काल में क्या किया? यहाँ से नहरों का भी निर्माण करवाया था। किसने? नहर का निर्माण किसने करवाया? तो नहर का निर्माण करवाया था किसने? अशोक ने। कब? मौर्य काल में ही अशोक ने नहरों का भी इसी सुदर्शन झील से निर्माण करवाया, ठीक ना। कहाँ से करवाया? तो सुदर्शन झील से करवाया, ठीक। अच्छा, अब ये क्या है? प्राकृत है, इसको भी हम लोग जान लेते हैं। इधर तो हम कृत्रिम जाने कि कृत्रिम कौन कौन सा होता है, लेकिन कृत्रिम में और क्या हो सकता है? तो कृत्रिम में हो जाएगा हथकरघा। और क्या हो जाएगा? हथकरघा। इसके साथ ही और क्या इसमें हो जाएगा कृत्रिम में? तो इसमें हो जाएगा तालाब, ठीक, तालाब हो जाएगा, ठीक ना। अच्छा, अब इसमें हम लोग जान लेते हैं क्या कृत्रिम में। तो कृत्रिम में सिंचाई का साधन क्या था? तो कृत्रिम में सिंचाई का साधन जो था वो क्या था? वर्षा था। क्या था? वर्षा, ठीक ना। अच्छा, वर्षा, इसको हम लोग क्या कहते थे? जो प्राकृत में जो सिंचाई का साधन था तो क्या था? तो वर्षा था, ठीक ना, वर्षा। अच्छा, जब वर्षा वो भी जो कि
जो फसल वर्षा से सींची जाती थी उसको क्या कहा गया था? तो अदेव मात्रक कहा गया। क्या कहा गया? अदेव मात्रक ना, क्या कहा गया? अदेव मात्रक ना, मात्रक क्या कहा गया? अदेव मात्रक। साथ ही और इसको क्या कहा गया? अदेव मात्रक के साथ ही और इसको क्या नाम दिया गया? तो इसको नाम दिया गया था क्या? देव मात्रक। क्या नाम दिया गया? देव मात्रक ना, देव मात्रक। ठीक, देव मात्रक। लेकिन एक और होती थी भूमि उसमें, जो कौन सी भूमि कहलाती थी? सहोदय भूमि। कौन सी भूमि कहलाती थी? सहोदय। सहोदय ना, सहोदय भूमि। ठीक ना, सहोदय भूमि। तो जो सहोदय भूमि थी ये किससे सींची जाती थी? तो ये नदी पर निर्भर थी। यह किस पे निर्भर थी? तो नदी पर। ठीक ना, नदी पर। ठीक, नदी पर निर्भर थी। ये नदी से सींची जाती थी जो सहोदय भूमि थी। लेकिन एक बात यहाँ से और जान लीजिए कि सहोदय भूमि और अदेव मात्रक ना, इन दोनों को क्या कहा गया? जो भूमियाँ सींची जाती थी तो इनको कहा जा सकता है, ये वर्षा पर निर्भर थी। ठीक ना, तो इनको सहोदय भूमि भी कह सकते हैं और अदेव मात्रक भूमि भी कहते हैं। लेकिन जो नदी से निर्भर है भूमि, जैसे मान लीजिए कि जो भूमि नदी से सींची जाती थी, इस तरह समझिए कि जो भूमि नदी से सींची जाती थी उसको सहोदय भूमि, और जो वर्षा से भी सींची जाती थी उसको सहोदय भूमि कहा जाता था। लेकिन जो भूमि सिर्फ वर्षा पर निर्भर थी उसको बस अदेव मात्रक कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? अदेव मात्रक कहा जा सकता है। एक बार और समझिए, नहीं समझ में आया तो जो भूमि, ठीक ना, जो भूमि किससे? वर्षा और नदी, ठीक ना, नदी से सींची जाती थी। ठीक ना, नदी से सींची जाती थी उसको क्या कहेंगे? सहोदय भूमि कहेंगे। क्या कहेंगे? सहोदय भूमि कहेंगे। ठीक ना। लेकिन जो भूमि सिर्फ वर्षा पर निर्भर रहती थी, सिर्फ वर्षा पर ना, जो भूमि सिर्फ वर्षा पर निर्भर रहती थी, यानी कि सिर्फ वर्षा से सींची जाती थी, सिर्फ वर्षा से सींची जाती थी, उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे क्या? उसको अदेव मात्रक कहेंगे। क्या कहेंगे? उसको अदेव मात्रक। ठीक ना, अदेव मात्रक। जो दोनों से सींची जाएगी उसके सहोदय भूमि कह सकते हैं। ठीक ना। अच्छा, अब इसके आगे हम लोग क्या जानेंगे? इसके आगे हम पढ़ेंगे क्या मौर्य काल में वाणिज्य व्यापार एवं उद्योग कैसा होता था। ठीक ना, अब हम पढ़ेंगे क्या कि मौर्य काल में क्या पढ़ेंगे कि मौर्य काल में वाणिज्य व्यापार एवं उद्योग कैसे होता था ना, कैसा होता था। ठीक ना, तो कैसा होता था? तो वाणिज्य व्यापार एवं उद्योग, क्या पहले हम हेडिंग डालेंगे वाणिज्य व्यापार एवं उद्योग। ठीक ना, वाणिज्य, ठीक, वाणिज्य व्यापार ना, वाणिज्य व्यापार एवं उद्योग। ठीक ना, उद्योग, वाणिज्य व्यापार एवं उद्योग। ठीक, तो वाणिज्य व्यापार एवं उद्योग, तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? ठीक, वाणिज्य व्यापार में अगर हम व्यापार के स्वरूप को बात करें तो व्यापार का स्वरूप कैसा था? अगर इसमें हम व्यापार के स्वरूप की बात करें तो व्यापार का स्वरूप कैसा था ना, तो व्यापार का स्वरूप ना, तो व्यापार का स्वरूप कैसा था? तो व्यापार का स्वरूप दो तरह का था। कैसा था? तो इसमें एक था कैसा? राष्ट्रीय। क्या था? राष्ट्रीय। ठीक ना, राष्ट्रीय। ठीक ना, राष्ट्रीय का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि आंतरिक क्षेत्रों में लेन देन होता था, यानी कि आंतरिक क्षेत्रों में व्यापार होता था। और यह का था तो दूसरा था अंतरराष्ट्रीय। क्या था? अंतरराष्ट्रीय ना, अंतरराष्ट्रीय। तो अंतरराष्ट्रीय में क्या होता था? जो भारत के बाहर व्यापार होता था, जैसे कहाँ पे होता था? एक होता था मिस्र में। कहाँ होता था? मिस्र। ठीक, मिस्र के साथ साथ और कहाँ होता था? तो मिस्र के साथ साथ यूनान। ठीक ना, यूनान। ठीक ना, इसके साथ साथ और कहाँ होता था? यूनान के साथ सीरिया। ठीक ना,
सीरिया, ठीक ना, सीरिया। तो इन दोनों का व्यापार, इन तीनों जगहों पे व्यापार दक्षिण पूर्व एशिया में भी होता था। तो इसको क्या कहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप कहेंगे, ठीक ना, अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप। लेकिन एक स्वरूप इसमें व्यापार का और था, वो कौन सा था, तो व्यापार का स्वरूप जो था, इसमें व्यापार के साधन, पहले जानिए कि व्यापार के साधन क्या थे, ठीक ना, व्यापार के साधन या व्यापार का साधन क्या था। तो व्यापार ना, व्यापार का साधन, तो व्यापार का जो साधन था, ठीक ना, व्यापार का स्वरूप तो हम लोग जान लिए किस तरह से व्यापार कहाँ कहाँ होता था। अब व्यापार के साधन जान लेते हैं। तो व्यापार का साधन दो जगहों से होता था, कहाँ कहाँ से, एक होता था जल परिवहन से, कहाँ से, जल परिवहन, जल परिवहन, ठीक। और एक कौन सा होता था, तो एक होता था सड़क परिवहन। कौन सा होता था, सड़क परिवहन, ठीक। तो ये दो जगहों से होता था। लेकिन इस जल परिवहन में और कहाँ कहाँ होता था, तो जल परिवहन में आप देखेंगे तो दो जगहों आपको देखने को मिलेगा। कहाँ कहाँ मिलेगा, दो जगहों पे, एक मिलेगा नदी, ठीक ना, नदी, और दूसरा क्या मिलेगा, बंदरगाह। क्या मिलेगा, बंदरगाह। तो बंदरगाह से क्या होता था और नदी से क्या होता था, तो नदी से आंतरिक क्षेत्रों में, नदी से क्या होता था, आंतरिक क्षेत्रों में व्यापार किया जाता था। लेकिन बंदरगाह से क्या होता था, बाह्य क्षेत्रों में व्यापार किया जाता था ना, बाहर के क्षेत्रों में। लेकिन ऐसा नहीं था कि नदी में सिर्फ आंतरिक क्षेत्रों में ही व्यापार किया जाता था, राष्ट्रीय क्षेत्रों में व्यापार किया जाता था। इससे बाहर के क्षेत्रों में भी माल ढोने ले जाने के लिए काम किया जाता था। यानी कि आंतरिक और बाह्य दोनों जगह नदी से व्यापार होता था, ठीक ना। अच्छा, ये बंदरगाहों का जो व्यापार होता था, तो इस बंदरगाहों में जान लीजिए कि कौन कौन से जो बंदरगाह थे जो कि मौर्य काल में प्रमुख थे। तो उस समय 3 बंदरगाह थे जो व्यापार के लिए प्रमुख थे। कौन, ताम्रलिप्ति बंदरगाह। कौन सा, ताम्रलिप्ति ना, ताम्रलिप्ति, ठीक, ताम्रलिप्ति ना, ताम्रलिप्ति बंदरगाह, ठीक, बंदरगाह, ताम्रलिप्ति बंदरगाह ना, बंदरगाह, ताम्रलिप्ति बंदरगाह, ठीक ना, ताम्रलिप्ति बंदरगाह। तो जो ताम्रलिप्ति बंदरगाह है, ये है कहाँ पे, तो ताम्रलिप्ति बंदरगाह है कहाँ पे, तो ताम्रलिप्ति बंदरगाह है बंगाल में। कहाँ पे है, बंगाल में, ठीक ना। ताम्रलिप्ति बंदरगाह कहाँ है, तो बंगाल में है। 3 बंदरगाहों से व्यापार होता था मौर्य काल में। एक व्यापार हो गया ताम्रलिप्ति बंदरगाह, और दूसरा क्या था, तो भृगु कच्छ। कौन सा था, भृगु कच्छ ना, भृगु कच्छ। तो भृगु कच्छ जो था, यह बंदरगाह कहाँ पे था, तो भृगु कच्छ बंदरगाह ना, बंदरगाह, भृगु कच्छ बंदरगाह। तो यह कहाँ पे है, तो यह है गुजरात में। कहाँ पे है, गुजरात ना, गुजरात, ठीक, गुजरात में। कौन हो गए, 1 2। अब तीसरा जान लेते हैं कि तीसरा बंदरगाह कौन था जो कि मौर्य काल में व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था। तो तीसरा कौन था, वारवैरिकम ना, वारवैरिकम, ठीक, वारवैरिकम बंदरगाह, ठीक, बंदरगाह ना, वारवैरिकम बंदरगाह कहाँ पे है, तो वारवैरिकम बंदरगाह आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, सिंधु नदी के मुहाने पर मिलेगा। कहाँ मिलेगा, सिंधु नदी ना, सिंधु नदी के मुहाने, ठीक ना, सिंधु नदी के मुहाने पर है। कहाँ है, वारवैरिकम बंदरगाह कहाँ पर है, तो सिंधु नदी के मुहाने पर है, ठीक ना। अच्छा, एक बात यहाँ से और देख लीजिए, यहाँ पे देखिए व्यापार के जो साधन थे वो कौन कौन थे, जल परिवहन एवं सड़क परिवहन। तो हम लोग जल परिवहन को देख लिए ना, नदी, बंदरगाह, ये सब कौन कौन से बंदरगाह थे, इन सबको हम लोग देख लिया, ठीक ना। लेकिन इसमें देखिए एक बात और छूट रहा है ना, सड़क परिवहन ना। तो सड़क परिवहन को यहाँ पे पेज में जगह कम बच रही है, इसलिए अगले पेज पर आप लोगों को बता रहा हूँ, इसको अगले पेज पर आप लोग जोड़ लीजिएगा, ठीक ना, अपने में नोट कर लीजिएगा। तो सड़क परिवहन के बारे में, व्यापार के जो साधन थे उसमें जल परिवहन के बारे में तो बता दिया,
लेकिन सड़क परिवहन छूटा है। इस सड़क परिवहन को हम पीछे बता रहे हैं, ठीक है ना। इसको देख लीजिएगा आप लोग। तो सड़क परिवहन, पहले हेडिंग डाल देंगे हम लोग यहाँ सड़क परिवहन। तो सड़क परिवहन, ठीक ना, सड़क परिवहन, ठीक ना, सड़क परिवहन। तो सड़क परिवहन को जब हम देखेंगे तो क्या इसमें देखेंगे, तो इसमें इसका उल्लेख आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो इसका उल्लेख आपको देखने को मिलेगा सड़क परिवहन का मौर्य काल में। तो कौटिल्य ना, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में आपको देखने को मिलेगा सड़क परिवहन का ना, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में देखने को मिलेगा। किसका उल्लेख मिलेगा, सड़क परिवहन का। तो कौटिल्य कितने बताते हैं कि सड़क परिवहन कितने थे उस समय, तो कौटिल्य बताते हैं कि सड़क परिवहन जो थे, सड़क परिवहन वो कितने थे, तो सड़क कितने बताए उस समय, तो कौटिल्य बताए हैं कि अर्थशास्त्र में 4 सड़कें थी। कौन कौन थी, 4 सड़क ना, कौन कौन थी सड़क, 4 सड़क थी। कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में क्या बताते हैं कि सड़क परिवहन में उस समय मौर्य काल में 4 सड़क थी। वो चारों सड़कों का नाम जान लेते हैं कि वो चारों सड़कों कौन कौन थी, ठीक ना। एक आपको देखने को मिलेगा क्या, पहले नंबर पर आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, तो पहले नंबर पर आपको देखने को मिलेगा ताम्रलिप्ति। क्या मिलेगा, ताम्रलिप्ति, ठीक, ताम्रलिप्ति। तो ताम्रलिप्ति से जो सड़क जाती थी वो कहाँ तक जाती थी, तो ताम्रलिप्ति से जाती थी पुष्कलावली तक। कहाँ से, पुष्कलावली, ठीक ना, कहाँ जाती थी, पुष्कलावली। अच्छा, पुष्कलावली को हम लोग क्या कह सकते हैं, तो पुष्कलावली को क्या कह सकते हैं, चाहे इसको कहा क्या जाता था, इस तरह से जान लीजिए कि इसको मौर्य काल में कहा जाता था उत्तरापथ। क्या कहा जाता था, उत्तरापथ मार्ग ना, इसको क्या कहा जाता था, उत्तरापथ मार्ग, ठीक। अच्छा, इसको शेरशाह सूरी ने क्या कहा, पुष्कलावली को शेरशाह सूरी, तो शेरशाह सूरी ने क्या कहा, शेरशाह सूरी, ठीक ना, शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी ने इसको क्या कहा, तो शेरशाह सूरी ने इसको कहा था सड़क ए आजम। क्या कहा था, सड़क ए आजम, सड़क ए आजम ना, क्या कहा, सड़क ए आजम, ठीक। इसको शेरशाह सूरी ने क्या कहा, सड़क ए आजम। लेकिन ये पुष्कलावली को अंग्रेजों ने क्या कहा, तो इसको अंग्रेजों ने कहा था ग्रैंड ट्रैक रोड। क्या कहा था, अंग्रेज, इसको अंग्रेज क्या कह गए, अंग्रेज ना, इसको अंग्रेजों ने क्या कहा, तो इसको कहा अंग्रेजों ने ग्रैंड ना, ग्रेट ट्रैक रोड। क्या कहा इसको अंग्रेजों ने, ग्रेट ना, ग्रेट ट्रैक ना, ग्रेट ट्रैक रोड। क्या कहा, ग्रेट ट्रैक रोड ना, ग्रेट ट्रैक रोड। अच्छा, ग्रेट ट्रैक रोड को इसमें क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है जीटी रोड। क्या कहा जाता है, जीटी रोड ना, क्या कहा जाता है, जीटी रोड कहा जाता है, ठीक। तो इतने सब चीज़ों को उस समय ताम्रलिप्ति से पुष्कलावली तक ये सड़कों का नाम था, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक इसको जोड़ा गया था। लेकिन 4 सड़कों को बताया है कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में। पहले को हम लोग जान लिए, अब दूसरे को जान लेते हैं कि दूसरा कौन था। तो इस समय दूसरा जो था वो था श्रावस्ती से प्रतिष्ठान तक। कहाँ था, श्रावस्ती ना, श्रावस्ती से ये कहाँ तक जाती थी, तो प्रतिष्ठान तक जाती थी, प्रतिष्ठान तो कहाँ तक जाती थी, प्रतिष्ठान तक जाती थी, ठीक। 2 हो गया। तीसरा जान लेते हैं कि तीसरी सड़क कौन थी, तो तीसरी सड़क थी हमारी पाटन थी। कौन थी, पाटन। ये पाटन से कहाँ जाती थी, तो पाटन से जाती थी कौशाम्बी तक। कहाँ जाती थी, कौशाम्बी ना, कौशाम्बी तक जाती थी। लेकिन तीसरा हो गया। इसके बाद हम चौथा जान लेते हैं। कौटिल्य के अनुसार चौथी सड़क कौन थी, तो चौथी जो सड़क थी भृगु कच्छ थी। कौन थी, भृगु कच्छ ना, भृगु कच्छ। तो ये भृगु कच्छ से ये कहाँ जाती थी, तो भृगु कच्छ से जाती थी मथुरा तक। कहाँ तक जाती थी, मथुरा तक, ठीक ना, मथुरा तक जाती थी। लेकिन एक बात और यहाँ पर छूट गया, इसको जान लीजिए कि जो ताम्रलिप्ति है इसको इम्पॉर्टेंट में लेकर चलिएगा, इसको इम्पॉर्टेंट में लेकर चलना है, ठीक ना।
तो ताम्रलिप्ति से पुष्कलावली तक कौन कौन से स्थानों से होकर जाती थी ना, उस स्थानों को हम लोग जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर नोट कर रहा हूँ, इसको नोट करिए, ठीक ना। ये कहाँ से होकर जाती थी, तो ये जाती कहाँ से थी, ताम्रलिप्ति से होकर पुष्कलावली तक जो सड़क जाती थी, सड़क परिवहन होती थी, उसमें कौन कौन से जगह मिलते थे ना मौर्य काल में। तो उस समय मिलते कौन कौन से थे, श्रावस्ती। कौन मिलते थे, श्रावस्ती। आपको श्रावस्ती उसमें मिलेगा, और क्या मिलेगा, कौशाम्बी। कौशाम्बी ना, कौशाम्बी। कौशाम्बी के बाद आपको क्या मिलेगा, इसी में मिलेगा काशी। क्या मिलेगा, काशी। काशी के बाद इसमें क्या मिलेगा आपको, पटना मिलेगा। क्या मिलेगा, पटना, ठीक ना। पटना के बाद इसमें क्या मिलेगा, प्रयागराज। प्रयागराज का नाम चेंज कर दिया गया है। पहले इसका नाम क्या था, तो पहले इस प्रयागराज का नाम था इलाहाबाद। क्या नाम था, इलाहाबाद, ठीक ना, इलाहाबाद था। इसका नाम चेंज कर दिया गया है, इसका नाम चेंज कर दिया गया, तो इसका नाम क्या कर दिया गया है, प्रयागराज कर दिया गया है, ठीक ना। और इसके साथ ही आपको क्या इसमें मिलेगा, तो इसमें कलिंग मिलेगा। क्या मिलेगा, कलिंग, ठीक ना, कलिंग मिलेगा। तो इतने सब जो रास्ते हैं, इन सब में क्या था, इन सबको आपको देखने को मिलेगा। श्रावस्ती, कौशाम्बी, काशी, पटना, प्रयागराज, इलाहाबाद, कलिंग, ठीक ना। तो इन सब चीज़ें कहाँ देखने को मिलेगा, ताम्रलिप्ति से पुष्कलावली तक मिलेगा, ठीक ना। अब इसके आगे हम लोग और कुछ जान लेते हैं। इसमें क्या जानेंगे, चलिए देखते हैं, ठीक ना। तो और इसमें देखिए एक बात यहाँ पर छूट गया है, इसको दोबारा देख लीजिए। यहाँ पे ये छूट गया है, बंदरगाह। जो ये बंदरगाह था, तो बंदरगाहों का व्यापार करने के लिए किसका उपयोग किया जाता था, तो बंदरगाहों में व्यापार करने के लिए एक जहाज रानी का उपयोग किया जाता था। किसका, जहाज रानी, ठीक ना, जहाज रानी, इनका उपयोग किया जाता था, ठीक ना। इतना तो क्लियर हो गया, देख लीजिए, इतना क्लियर हो गया। इसके आगे हम लोग देख लिए सड़क परिवहन, ठीक ना। सड़क परिवहन जो था सब आपको बता दिए। इसके आगे हम लोग क्या देखेंगे, इसके आगे अब हम पढ़ेंगे मौर्य काल में उद्योग किसका होता था। मौर्य काल में जो उद्योग होता था वो किसका होता था। चलिए उसको देख लेते हैं कि मौर्य काल में उद्योग किसका होता था, ठीक है ना। तो मौर्य काल में उद्योगों को हम लोग देखेंगे कि मौर्य काल में उद्योग किसका होता था। तो हेडिंग डालेंगे कि मौर्य काल में उद्योग, ठीक ना। मौर्य काल में उद्योग, मौर्य काल में उद्योग, ठीक ना, मौर्य काल में उद्योग। तो मौर्य काल में जो उद्योग होता था वो किसका व्यापार होता था ना। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा क्या, इसी में देखने को आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, तो सूती वस्त्र ना। क्या मिलेगा, उद्योग किसका होता था, सूती वस्त्र ना, सूती वस्त्र, ठीक। सूती वस्त्र के साथ साथ और किसका व्यापार होता था, तो सूती वस्त्र के साथ चर्म उद्योग, और क्या होता था, चर्म उद्योग ना, चर्म उद्योग, ठीक ना। सूती वस्त्र उद्योग होता था, इसका मतलब धंधा होता था, चर्म उद्योग होता था, ठीक। इसके बाद और किसका, प्रस्तर उद्योग, क्या था, प्रस्तर उद्योग, ठीक, प्रस्तर उद्योग। इसके साथ साथ किसका और होता था उद्योग, तो होता था लकड़ी का। किसका, लकड़ी का, ठीक ना, लकड़ी उद्योग, ठीक ना, लकड़ी उद्योग के साथ और किसका उद्योग होता था, तो लकड़ी के साथ साथ खनिज उद्योग, खनिज उद्योग का होता था, खनिज उद्योग, ठीक ना, खनिज उद्योग। लेकिन इस सूती वस्त्र, ये सफ़ेद चर्म जो दिया है, चर्म उद्योग मतलब चमड़े का जो उद्योग होता था, तो उस समय बताया जाता था कि लोग सफ़ेद क्या करते थे, सफ़ेद चमड़े का ना जूता पहनते थे। सफ़ेद जूता जो था, चमड़े का जूता पहनते थे, इसलिए और क्या कहा गया, चर्म उद्योग का उपयोग होता था। और जो प्रस्तर उद्योग है, इसको आपको देखने को कहाँ मिलेगा, तो अशोक के स्तंभ का ना, इसमें कहाँ इसका उपयोग होता था, तो अशोक का स्तंभ जो था उसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक ना, स्तंभ, ठीक। अच्छा, इसके बाद आपको जो ये देखने का लकड़ी में क्या आपको देखने को मिलेगा, तो लकड़ी का उद्योग जो होता था तो रथ के लिए होता था। किसके लिए, रथ के लिए। और एक जगह आपको देखने को मिलेगा कि चंद्रगुप्त जो मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, ठीक ना, चंद्रगुप्त मौर्य, तो उनका भवन बनाया गया था इस लकड़ी से ना, भवन निर्माण किया गया था, भवन निर्माण
भवन निर्माण, जो भवन निर्माण हुआ था इसको विदेशी देखते हैं तो कहते हैं कि ये किसी देवताओं का बनाया हुआ है भवन, ठीक ना। अच्छा, खनिज उद्योग, एक खनिज कहाँ होता था, तो खनिज होता था समुद्रों में, समुद्रों में भी होता था, ठीक ना, समुद्रों में भी। अच्छा, इसके आगे हम क्या पढ़ेंगे, मौर्य काल की मुद्रा की बातें कर लेते हैं कि मौर्य काल की मुद्राएं कैसी थी, ठीक ना। मौर्य काल की मुद्राएं कैसी थी, ठीक, मौर्य काल की जो मुद्राएं थी वो कैसी थी, तो मौर्य काल की मुद्रा की बातें कर लेते हैं, ठीक ना, कि मौर्य काल की मुद्रा व्यवस्था कैसी थी, तो मुद्रा व्यवस्था, ठीक ना, मुद्रा व्यवस्था, ठीक, मुद्रा व्यवस्था। तो मुद्रा व्यवस्था जो थी उस समय, मुद्रा व्यवस्था क्या थी, मुद्रा व्यवस्था जो थी धातु से बनती थी। मुद्रा किससे बनती थी, धातु से, ठीक ना, धातु। तो वो धातुएं कौन कौन होती थी, तो एक धातु का आपको देखने को मिलेगा क्या, सोना मिलेगा, क्या मिलेगा, सोना, ठीक ना, सोना। इसके साथ साथ ही आपको क्या मिलेगा, सोना के बाद चांदी, क्या मिलेगा, चांदी, ठीक ना, चांदी। चांदी के बाद आपको देखने को क्या मिलेगा, तो चांदी के बाद आपको देखने को मिलेगा क्या, चांदी के बाद आपको देखने को मिलेगा धातु में क्या देखने को मिलेगा, तांबा, क्या देखने को मिलेगा, तांबा, ठीक ना, तांबा, तांबा, तांबा हो गया ना, ठीक। अच्छा, इसमें एक बात और जान लीजिए कि जो सोना था इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, तो सोना में मिलेगा निष्क, क्या मिलेगा, निष्क ना, निष्क। और क्या इसमें मिलेगा आपको देखने को, तो निष्क के साथ सुवर्ण, सुवर्ण ना, सुवर्ण, ठीक, सुवर्ण। अच्छा, इस चांदी में भी अब दो तरह के मिलेगा, एक मिलेगा कर साड़पड़, क्या मिलेगा, कर साड़पड़ ना, कर साड़पड़, कर साड़पड़। और क्या इसमें मिलेगा चांदी में, तो इसमें मिलेगा धरण, क्या मिलेगा, धरण, धरण। अच्छा, तांबा में देख लीजिए, तांबा में क्या मिलेगा आपको, क्या, तांबा में मिलेगा मासक, क्या मिलेगा, मासक ना, मासक। और मासक के साथ साथ और किसका उल्लेख मिलेगा, काकड़, काकड़ ना, ये उस समय की क्या थी, वो उस समय की मौर्य काल की मुद्राएं थी। काकड़ जो थी यह सबसे छोटी थी, क्या थी, यह सबसे, यह सबसे क्या थी, सबसे छोटी थी काकड़, काकड़ जो थी मुद्राओं में सबसे छोटी थी, ठीक ना। लेकिन इसमें जो प्रमुख थी, इन मुद्राओं में जो प्रमुख सबसे थी वो कौन थी, इन धातुओं में जो प्रमुख थी वो थी क्या, वह थी क्या, पर्ण, क्या थी, पर्ण, पर्ण थी, ठीक है ना, क्या थी, पर्ण। इन धातुओं में जो प्रमुख थी, धातुओं में प्रमुख ना, प्रमुख, तो प्रमुख कौन थी, तो प्रमुख थी इसमें क्या थी, पर्ण थी, ठीक ना, पर्ण। पर्ण किसको कहा गया है, तो पर्ण मुद्रा को कहा गया है मौर्य काल में, ठीक ना। अच्छा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस पर्ण को क्या कहा गया ना, कौटिल्य, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इसको क्या कहा गया है, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इसको कहा गया है क्या, रूपारूप्य, क्या कहा गया है, रूपारूप्य ना, रूपारूप्य कहा गया है, ठीक ना, क्या कहा गया है, रूपारूप कहा गया है। अच्छा, इसके आगे हम लोग जान लेते हैं क्या, अब हम पढ़ेंगे मौर्य काल में कर के प्रकार ना, मौर्य काल में कर के प्रकार क्या थे, ठीक ना, मौर्य काल में कर के प्रकार। तो पहले हम हेडिंग डाल देंगे कि कर के प्रकार या मौर्य काल में कर के प्रकार। मौर्य काल ना, मौर्य काल में, मौर्य काल के कर के प्रकार या मौर्य काल में कर के प्रकार, कर के प्रकार। मौर्य काल में कर के प्रकार क्या क्या थे, कैसे थे, प्रकार, प्रकार, ठीक ना। तो मौर्य काल में जो कर के प्रकार थे वो कई तरह से थे। कौन कौन से कर लगाए जाते थे, देखिए यहाँ पे एक कर था, कौन सा, इसमें आपको एक कर देखने को मिलेगा, कौन सा, प्रणय कर, कौन सा, प्रणय, 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 प्रणय कर, ठीक ना, प्रणय कर। प्रणय कर को क्या कहा जाता था, तो प्रणय कर को कहा जाता था आयात कर, क्या कहा जाए, आयात, ये किस पर लगाया जाता था, आयात कर ना, ये आयात कर था, ठीक। दूसरा इसमें क्या आपको देखने को मिलेगा, प्रवेश्य कर, क्या, प्रवेश्य ना, प्रवेश्य, प्रवेश्य कर। तो प्रवेश कर जो था ये क्या था, ये भी आयात कर था, क्या था, आयात ना, आयात कर, ठीक, आयात कर। इसके साथ ही आपको तीसरे नंबर पर देखने को कौन सा कर मिलेगा, तो हिरण्य कर, हिरण्य, 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 हिरण्य कर। तो हिरण्य कर जो था यह क्या था, तो यह नगद कर लगता था, क्या, नगद, नकद, नकद कर, ठीक ना, नकद कर। इसके बाद चौथे नंबर पर आपको क्या लगेगा, मिलेगा
तरदेय कर। कौन सा? तरदेय, तरदेय कर। तो तरदेय कर क्या था? तो तरदेय कर था नदी, नदी उताराई कर ना। तरदेय मतलब तैरने से जोड़ा गया इसको। तो नदी, नदी उतराई न, नदी उतराई, नदी उतराई कर। ठीक, नदी उतराई कर। इसके साथ ही 5वें नंबर पर आप देख लीजिए कौन सा कर लगता था? तो सेना युक्त कर। कौन सा कर? सेना युक्त ना, सेना युक्त, सेना युक्त कर। तो जो सेना युक्त कर था ये कैसा था? तो युद्ध के समय जो गांव पर लगा कर था वो था। युद्ध जब होता था तो उस समय जिस गांव से सेनाएं जाती थीं उस उसमें कर दिया जाता था ना। तो वो क्या करते थे? सेनाओं को खान पान की व्यवस्था करते थे। तो युद्ध के समय ना, युद्ध के समय गांव ना, गांव, युद्ध के समय गांव पर लगा कर। ठीक ना, गांव पर लगा, तो एक गांव पर कर लगाया जाता था ना, गांव पर लगा कर। ठीक, 5वां हो गया। छठा नंबर जान लेते हैं कि छठे नंबर पर क्या मिलेगा आपको? तो छठे नंबर पर आपको देखने को मिलेगा उदयक भाग कर ना, उदयक, उदयक, उदयक भाग, उदयक भाग कर। तो उदयक भाग कर जो था ये क्या था? ये सिंचाई कर होता था। क्या होता था? सिंचाई ना, सिंचाई कर। क्या होता था? सिंचाई कर। ठीक, उसके बाद आपको 7वें नंबर पर देखने को क्या मिलेगा? मसिका कर। मसिका ना, मसिका, मसिका कर। तो ये मसिका कर क्यों लगाया जाता था? तो मसिका से जो उस समय प्लेग उलेग बहुत फैलता था मौर्य काल में समय, मतलब इससे आप पीछे चल जाइए 100 साल 50 साल से और पहले चले जाए तो उस समय प्लेग फैलता था। तो किससे फैलता था? तो चूहों से फैलता था। तो इसको क्या कहा गया? मसिका कर को चूहे से होने वाली बीमारी पर लगाकर। क्यों लगाया गया? चूहे ना, चूहे, इसको क्या कर सकते हैं? चूहे से होने वाली, चूहे से होने वाली, चूहे से होने वाली बीमारी ना, चूहे से होने वाली बीमारी पर, बीमारी पर लगा कर। ठीक ना, बीमारी पर लगा कर। इसके बाद आपको 8वें नंबर पर क्या मिलेगा? तो 8वें नंबर पर आपको देखने को मिलेगा क्या? परिहनक कर ना, परिहनक, परिहनक कर। परिहनक कर इसको क्यों लगाया जाता था? तो इसको चराई कर के लिए लगाया जाता था। चराई ना, पशुओं को चराई के लिए लगाया जाता था। तो ये चराई कर हो गया। ठीक, अब हम क्या जानेंगे? कुछ अन्य बातें जान लेते हैं जो मौर्य काल में किसे क्या क्या कहा जाता था ना। मौर्य काल में किसे क्या क्या कहा जाता था उसको हम जान लेते हैं। तो मौर्य काल में किसको, जो मनोरंजन के साधन होते थे उन मनोरंजनों को, साधनों को क्या कहा जाता था? ठीक ना, उस समय क्या कहा जाता था? तो एक कहा जाता था, एक पहले नंबर पर आपको क्या देखने को मिलेगा मौर्य काल में? बाघ जीवन। क्या मिलेगा? बाघ जीवन। ठीक ना, बाघ जीवन। ये बाघ जीवन उस समय किसको कहा जाता था मौर्य काल में? तो ये कहा जाता था किसको? विभिन्न प्रकार के बोली निकालने वाले जो लोग थे, विभिन्न मिमिक्री जिसको इसमें कहा जा रहा है कि विभिन्न प्रकार की जो बोलियां निकाल लेते हैं तो उसको मिमिक्री कहा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर उस समय क्या मौर्य काल में क्या कहा जाता था? बाघ जीवन। बाघ जीवन मतलब विभिन्न ना, विभिन्न, सॉरी यहाँ पे विभिन्न होगा, विभिन्न, विभिन्न प्रकार ना, विभिन्न प्रकार, विभिन्न प्रकार की, विभिन्न प्रकार के बोली ना, विभिन्न प्रकार के बोली, बोली निकालने वाले ना, निकालने वाले, निकालने वाले जो थे उनको क्या कहा गया? तो उनको कहा गया वाघ जीवन। दूसरे नंबर पर आप क्या कह सकते हैं? कुशीलव, 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 कुशीलव जो थे उसको क्या कहा जाता था? तो ये कुशीलव लोग जो थे ये तमाशा दिखाने वाले थे। कौन थे? तमाशा ना, तमाशा दिखाने, तमाशा दिखाने वाले, जो तमाशा दिखाने वाले लोग थे उनको क्या कहा गया? कुशीलव। तीसरे नंबर पर आपको मौर्य काल में और देखने को मिलेगा क्या? कुहक। क्या मिलेगा? कुहक। तो कुहक जो थे वो किसको कहा जाता था? तो मदारी को कहा जाता था। इस समय तो मदारी कहा जाता है, लेकिन उस समय क्या कहा जाता था? मौर्य काल में कुहक कहा जाता था मदारी को। ठीक ना, बहुत से हम लोगों को देखने को मिलेगा। आज से 20 साल 15 साल पहले आप लोग चले जाइए तो उसमें देखिए तो आपको मदारी यहाँ आती थी। तो मौर्य काल में उसको कुहक कहा जाता था, लेकिन इसको इस समय वर्तमान की स्थिति से देखा जाए तो इसको क्या कहा गया? मदारी। ठीक ना,
अच्छा, इसके बाद आपको क्या मिलेगा? पल्लवक ना, पल्लवक। जो पल्लवक थे इनको क्या कहा जाता था? तो पल्लवक जो थे रस्सियों पर ना, रस्सियों पर कलाबाजी जो दिखाते थे, रस्सियों पर आज भी आप लोग देखेंगे कहीं तो रस्सियों पर लोग, छोटे बच्चे कलाबाजी दिखाते हैं अपना ना, तो दो तरफ से रस्सियां बांध दी जाती हैं, रस्सी ना, रस्सियों रस्सियों पर कलाबाजी कलाबाजी दिखाने कलाबाजी दिखाने वाले ना, कलाबाजी दिखाने वाले। तो कलाबाजी जो दिखाते थे, देखिए किस तरह से, इस तरह से दो तरफ से ये क्या होता था, बांस का लगाया जाता था ना दो तरह से, और इस पर रस्सियां बांध दी जाती थी, ठीक ना। और इसी पर जो था, इसी पर कोई बच्चा या कोई बालक चलता था, तो इसी को क्या कहा गया? पल्लवक कहा गया, ठीक ना। तो इसी को क्या हम लिखे, आसान भाषा में कहा गया, काल रस्सियों पर कालाबाजी दिखाने वाले, ठीक ना। अच्छा, इसके बाद आप लोग हम जान गए चार। पांचवा जान लेते हैं। पांचवा मौर्य काल में एक और क्या कहा जाता था? तो कहा जाता था रंगोपजीवी। क्या कहा जाता था? रंगोपजीवी। तो रंगोपजीवी को क्या कहा जाता था? तो ये होते थे अभिनेता। क्या होते थे? अभिनेता का मतलब क्या हुआ आज की डेट में? देख लीजिए, तो आज की डेट में हो जाएगा हीरो, जिसको हीरो लोग कहते हैं, वो हो गया। पांचवा हो गया। ये छठवां लास्ट वाला हम लोग जान लेते हैं, इसी के साथ क्लास को समाप्त भी करेंगे। रंगोपजीविनी। क्या कहा? रंगोपजीवनी किसको कहा गया? तो रंगोपजीवनी मौर्य काल में कहा गया था अभिनेत्री को। किसको कहा गया? अभिनेत्री ना, अभिनेत्री को क्या कहा गया? रंगोपजीवनी। तो इतने नाम जो थे मौर्य काल में कहा गया था अभिनेत्री को। आज की डेट में जिसको हीरोइन बोलते हैं, नायक नायिका जो होती हैं, इसको यहाँ से आप लोग हम ले सकते हैं, ठीक ना। तो दोस्तों, इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। हम सारी मौर्य काल की अर्थव्यवस्थाओं को हम लोग पढ़ लिए, ठीक ना। और क्लास आप लोगों को कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक ना। अगर क्लास में कहीं भी कोई भी डाउट हो तो तुरंत कमेंट करके हमसे पूछिएगा, मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं अपने तरफ से तो पूरे समझाने की कोशिश किया हूं। आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी, ठीक ना। और इसके आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मौर्य वंश के, सब हमारे मौर्य वंश के सभी चैप्टर खत्म हो चुके हैं। तो मौर्य वंश में अब हम लोग क्या करेंगे? इसके बहुविकल्पी प्रश्न कर लेंगे। क्या? बहुविकल्पी ना, बहुविकल्पी प्रश्नों को हम लोग करेंगे, ठीक ना। इसके आगे की क्लास में हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों को करेंगे। इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। मिलते हैं ऐसी ही क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।